Very good morning to all of you. Yes, this is Nikita here from LearnX Nursing platform. I welcome all of you on the LearnX Nursing platform. Today we will see NOSET PYQ series number 40. So start करते हैं. Just 1 minute. Okay. Question number 1. Curdy white discharge during per speculum examination indicates. ठीक है. पर स्पेकुलम वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कर्डी वाइट डिस्चार्ज आपको मिल रहा है तो वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है. ठीक है. ट्रिकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस या फिर सर्विसाइटिस. यस, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा कर्डी वाइट डिस्चार्ज? यस, इट इज कैंडिडियासिस. ठीक है, कैंडिडियासिस विल बी अवर करेक्ट आंसर. ठीक है. एंड अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम? दैट इज क्लोट्रीमोक्साजोल, क्लोट्रीमाजोल या फिर क्लोट्रीमोक्साजोल, फ्लूकैनाजोल. वी कैन से जिसमें भी ये जोल आता है. ठीक है. मिकोनाजोल. दिस ऑलवेज गिवन फॉर द फंगल इन्फेक्शन. ठीक है. कैंडिडियासिस क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज आपको वजाइनल एग्जामिनेशन में, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में मिलेगा. ठीक है. देन ट्राइकोमोनियासिस में कैसा कलर का मिलेगा आपको अगर ट्रिकोमोनियासिस का इन्फेक्शन हो जा रहा है? सो वेयर इट वी विल गेट ग्रीन कलर डिस्चार्ज. ठीक है. अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस की, ठीक है, एंड सर्विसाइटिस की, इसमें हमें हमेशा मिलेगा, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ठीक है. सो वी विल गेट पुरुलेंट डिस्चार्ज. ठीक है. एंड साथ में हमें यहाँ मिलेगा फाउल स्मेलिंग. ठीक है. करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? कैंडिडियासिस, जिसमें कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉदरगिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर. ठीक है. फॉदरगिल ऑपरेशन जो है वो कौन सी कंडीशन के लिए किया जाता है? सर्वाइकल टीयर के पेशेंट के लिए, जिस पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर होता है, यूटेराइन इन्फेक्शन के लिए, या फिर यूटेराइन प्रोलैप्स के लिए. ठीक है. फॉदरगिल का एक और नाम होता है, अगर आपको याद आ जाए तो, इसे हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑपरेशन. मैनचेस्टर ऑपरेशन. फॉदरगिल ऑपरेशन या फिर मैनचेस्टर ऑपरेशन जो है वो हम करते हैं टू प्रिवेंट फिस्टुला फॉर्मेशन. अब आप कहोगे मैडम कौन सा फिस्टुला? दैट इज सिस्टोयूरेट्रोसील. सिस्टो यूरेट्रोसील. एंड सिस्टोयूरेट्रोसील अगर हो गया तो इट कैन लीड टू यूटेराइन प्रोलैप्स. ठीक है. सो फॉदरगिल ऑपरेशन यानी कि मैनचेस्टर ऑपरेशन हम करते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स के पेशेंट में. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. सर्वाइकल टीयर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्रन इन्फेक्शन में फॉदरगिल या फिर मैनचेस्टर ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लाइंट ऑन हेलोपेरिडोल. ठीक है. क्या है हेलोपेरिडोल? इट इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग. ठीक है. हैज पिल रोलिंग ट्रेमर्स एंड मसल रिजिडिटी. ही इज लाइकली मैनिफेस्टिंग. सी, आपसे डायरेक्टली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा हुआ है. ठीक है. सॉरी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द सेंस आपको डायरेक्टली हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक दिया तो उसके बाद में जो पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं या फिर जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? दैट दे आर आस्किंग. ठीक है. अभी आपको पता है कि जब एंटीसाइकोटिक पेशेंट लेता है, ठीक है, पेशेंट ऑन antipsychotics can have EPS. क्या होता है EPS? दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं किसी भी एंटीसाइकोटिक की. यहाँ पर किसकी बात हो रही है?
हेलोपेरिडोल की। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शंस क्या दिए हुए, टार्डिव डिस्काइनेसिया, ए काइनेसिया, जीरो पार्किंसनिज्म या फिर डिस्टोनिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पेशेंट एंटीसाइकोटिक पे यानी कि हेलोपेरिडोल पे है, पेशेंट को पिल रोलिंग ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी आ रही, तो उसको आप कौन सा मैनिफेस्टेशन कहोगे? It will be tardive dyskinesia, it will be akinesia, it will be zero Parkinsonism or it is dystonia। ठीक है, अब EPS देखते हैं कि कितने होते हैं टोटल। We have 5 extra pyramidal symptoms। ठीक है, कौन कौन से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं? नंबर 1 इज एक्स्थेसिया, नंबर 2 इज डिस्टोनिया, नंबर 3 इज टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, नंबर 4 इज जीरो पार्किंसोनिज्म, नंबर 5 इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम दैट इज NMS। ठीक है, एंड ये जो जीरो पार्किंसोनिज्म है इसमें हमको और 3 मैनिफेस्टेशन दिखते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज ट्रेमोर्स, नंबर 2 इज रिजिडिटी, ठीक है, एंड नंबर 3 इज ब्रेडिकाइनेसिया। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जीरो पार्किंसोनिज्म जो है वो दिखाता है ट्रेमर्स एंड मसल रिजिडिटी जिस पेशेंट को हेलोपेरिडोल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरो पार्किंसोनिज्म। Again, I'm repeating, ठीक है, patient on antipsychotics can have the extrapyramidal symptoms that is total number 5। ठीक है, 5 extrapyramidal symptoms कौन से होते हैं, एकाथेसिया, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, जीरो पार्किंसोनिज्म एंड NMS that is न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। जीरो पार्किंसोनिज्म के अंदर में हमको 3 अलग मेन चीजें दिखती, दैट इज ट्रेमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। देखो आपको डायरेक्टली नहीं पूछा, क्वेश्चन कैसा पूछा कि जिसमें ट्रेमर्स होते हैं, मसल रिजिडिटी होती है, तो उस टर्म को हम या फिर उस मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं, जीरो पार्किंसोनिज्म। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया की, तो ये क्या है, टिक फॉर्मेशन। टिक फॉर्मेशन मतलब क्या है, रिपीटेडली मूवमेंट्स को रिपीट करना। ठीक है, एंड इट इज इरिवर्सिबल। उसको आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेसिया, जैसे आई मूवमेंट होता है कंटिन्यूअसली ब्लिंक होना, दैट इज टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, देन ए काइनेसिया, ए काइनेसिया कभी भी एंटीसाइकोटिक्स में नहीं होता, सॉरी एंटीसाइकोटिक का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, इट इज ऑलवेज डिस्काइनेसिया। ठीक है, देन डिस्टोनिया, दैट इज लूजनिंग ऑफ मसल टोन। लेकिन आपको ऊपर में ऑलरेडी क्लिनिकल फीचर्स की कुछ प्रेजेंटेशन दे दी थी जो कि जीरो पार्किंसनिज्म में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which electrolyte is extracellular fluid cation? Just 1 minute. Okay, our question is, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कैंटाइन बोलते हैं, यानी कि आउटसाइड द सेल्स। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको हम कहते हैं एनायन। ठीक है, सेम हमारे इनसाइड द सेल्स भी होता है कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिए, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, एंटी बाइकार्बोनेट। अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो इट इज एन एनायन एंड क्लोराइड इज ऑल्सो एन एनायन। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो हमारे एनायन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट तो वैसे ही कैंसिल हो गया बिकॉज दे आर एनायंस। क्वेश्चन पूछा है कैटायन का। सोडियम जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड पोटेशियम जो है वो आपका इंट्रा
सेलुलर कैटायन होता है। क्लियर? इजी क्वेश्चन था बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लीड रबर एप्रन्स आर यूज्ड इन ओटी व्हेन फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड। ओटी में काम कर रहे हो एंड लीड रबर एप्रन्स पहन रहे हो। जो हमारे लीड एप्रन्स होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम रेडिएशंस, जो कि आप कैथलैब में, ठीक है, देन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी यूज करते हो, लाइक एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स, ठीक है। लीड रबर एप्रन्स ओटी में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो तो आप कौन सा ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो जिसमें आपको लीड रबर एप्रन, आप सॉरी, ओटी में आप ऐसा कौन सा इक्विपमेंट यूज करो जहां पे आपने लीड रबर एप्रन को यूज किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कॉटरी के लिए, वेंटिलेटर के लिए, इमेज इंटेंसिफायर के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर के लिए। देखो, इलेक्ट्रिकल कॉटरी में आपको लीड रबर एप्रन्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वेंटिलेटर्स तो हम यूजुअली यूनिफॉर्म्स पे भी यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर में भी जरूरत नहीं पड़ती। बट यस, इमेज इंटेंसिफायर अगर आप यूज कर रहे हो, so definitely you have to need to wear the lead rubber aprons, ठीक है। एंड क्यों हम इमेज इंटेंसिफायर यूज करते हैं? यस, व्हाट इज द यूज ऑफ इमेज इंटेंसिफायर? फॉर फ्लूरोस्कोपिक इमेजिंग, ठीक है। क्या करते हैं हम इससे? इमेज का, इमेज ब्राइटनेस इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे कि अगर हम व्हाट वी कैन से, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का सर्जरी कर रहे हैं तो उस ऑर्गन का हमें पर्टिकुलरली ब्राइटनेस वहां पे बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक डाई यूज करते हैं। तो इमेज इंटेंसिफायर में आप लोगों को लीड एप्रन्स जो है वो यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग? ठीक है, आपने एक पेशेंट को, समझ लो कि उसे टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया है, सो आपने उसके लंग में एक इंटरकोस्टल ट्यूब जो है वो अटैच कर दिया है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शनिंग है प्रॉपरली? देयर विल बी कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सील बॉटल। इस बॉटल में कंटिन्यूअसली यहाँ पे बबल्स रहेंगे। कंटिन्यूअस बबलिंग फ्रॉम द सक्शन ट्यूब, ये जो सक्शन ट्यूब है यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली बबल्स मिलेंगे। ऑसिलेशन ऑफ द वाटर कॉलम इन द ड्रेनेज वाटर, ठीक है। लाइक ये इस तरीके से ट्यूब है, तो इस ट्यूब में आपको बीच बीच में एक कॉलम मूवमेंट, पीछे गया वापस आया, अगेन लाइक दिस कॉलम मूवमेंट कहीं कहीं पे दिखेंगे, ठीक है। नो बबलिंग इन द ड्रेनेज बॉटल, ड्रेनेज बॉटल में किसी भी तरीके का कोई बबलिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉपरली फंक्शनिंग है, ये आपको कैसा पता चलेगा? कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सील बॉटल, ये हमेशा इंडिकेट करता है लीकेज को, इंडिकेट लीकेज कि कहीं ना कहीं से कुछ तो लीकेज है। तो ये कोई कंफर्मेशन या फिर नहीं बताता है कि आपकी जो ड्रेनेज ट्यूब है वो फंक्शनिंग में है, ठीक है। देन कंटिन्यूअस बबलिंग फ्रॉम द सक्शन ट्यूब, यस इट इज करेक्ट, बट नेवर गिव कंफर्मेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस बबलिंग फ्रॉम द सक्शन ट्यूब आपको कंफर्मेशन नहीं देता कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो है वो आपकी फंक्शनिंग में है, ठीक है। इसको थोड़ा ऑप्शनल रखते हैं। ऑसिलेशन ऑफ द वाटर कॉलम इन द ड्रेनेज बॉटल, यस आपको, आप देख रहे हो कि आपको ट्यूब में कॉलम मूवमेंट दिख रहा है, इट मींस यस इंटरकोस्टल ड्रेनेज इज फंक्शनिंग। देन नो बबलिंग इन द ड्रेनेज बॉटल, नो बबलिंग इन द ड्रेनेज बॉटल जो है वो इंडिकेट करता है ट्यूब इज नॉट एट प्लेस और अदरवाइज लंग्स रिकवर। जिस कंडीशन के लिए आपने वाटर सील ड्रेनेज डाला था वो कंडीशन रिकवर हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बेटर कंफर्मेशन देता है ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन द ड्रेनेज बॉटल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और द वेरी फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन नॉर्सेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैग साइन प्रेजेंट इनटू, ठीक है। फ्लैग साइन कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होता है? क्वॉशियरकर में, मेरास्मस में, स्कर्वी में, या फिर जीरोफ्थेल्मिया में? सी, अगर हम बात करते हैं क्वॉशियरकर और मेरास्मस की, तो ये होते हैं हमारे प्रोटीन
एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, स्कर्वी इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। जीरोफ्थेल्मिया विटामिन ए डेफिशिएंसी। स्कर्वी में हमेशा हमको मिलता है गम ब्लीडिंग। ठीक है, विटामिन ए में मिलता है माइटॉट स्पॉट्स एंड फाइनली इसमें हो सकता है ब्लाइंडनेस। अब बात करेंगे हमारे क्वाशियोकर और मरासमस। ठीक है, स्कर्वी में तो ब्लीडिंग होती है, जीरोफ्थेलिमिया में ब्लाइंडनेस एंड माइटॉट स्पॉट्स आई रिलेटेड आपको सारे दिखेंगे। फ्लैग साइन कहाँ प्रेजेंट होता है? सी, एक है आपका क्वाशियोकर। ठीक है, क्वाशियोकर में क्या होता है? एडिमा। ठीक है, ट्रिपल कलर हेयर, तीन तरीके के हेयर कलर होते हैं। ठीक है, एंड इनको हम रेड हेयर बेबी भी कहते हैं। क्वाशियोकर वाले बेबीज को हम रेड हेयर बेबीज भी कहते हैं। ठीक है, क्वाशियोकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको हिपैटोमेगाली मिलेगा। एनोरेक्सिया मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिलता है फ्लैकी डर्मेटोसिस। फ्लैकी डर्मेटोसिस। ठीक है, देन यहाँ पे हमको मिलता है मसल वेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग साइन। ये फ्लैग साइन हमको मिलता है ट्रिपल कलर हेयर्स के वजह से, और इसीलिए हम इसको रेड हेयर बेबी भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मेरास्मस। मेरास्मस में हमको क्या होगा? ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होता है। ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, एवरीथिंग। और वी कैन से कैलोरीज का डेफिशिएंसी यानी कि एनर्जी डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेशल साइन हमको मिलता है दैट इज वोरेशियस एपेटाइट, खूब सारा खाना। ठीक है, यूजुअली हमको वोराशियस एपेटाइट मिलता है। ठीक है, बैगी पैंट मिलता है एंड मंकी फेस मिलता है, बहुत ही सूखा हुआ सा फेस या फिर ओल्ड एज काइंड ऑफ फेस मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्वाशियोकर। क्वाशियोकर में हमको मिलेगा फ्लैग साइन। ठीक है, मंकी फेस, बैगी पैंट, ये सब हमसे पूछा जाता है तो वो मिलता है मेरास्मस एंड वोराशियस एपेटाइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूसॉल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, जो यूसॉल होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? टू स्टॉप द कफ, टू प्रिवेंट द जॉन्डिस, फॉर द ड्रेसिंग एंड टू डिसॉल्व द मेडिसिन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि यूसॉल होता क्या है। व्हाट इज यूसॉल? ठीक है, इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स ब्लीचिंग पाउडर। कितना कंटेन करता है? 1.25 मिलीग्राम्स। ठीक है, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स बोरिक एसिड दैट इज 12.5 मिलीग्राम्स। तो यूसॉल से एक चीज तो समझ में आ गया कि ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। तो क्या हम एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को कफ को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं? नो। जॉन्डिस को स्टॉप करने के लिए या फिर जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए? नो। मेडिसिन को डिसॉल्व करने के लिए? नो। वी ऑलवेज यूज यूसॉल फॉर द ड्रेसिंग। ठीक है, स्पेशली फॉर ज़ीरोमोनास इन्फेक्शन। ज़ीरोमोनास के जो इन्फेक्शंस होते हैं या फिर ज़ीरोमोनास से रिलेटेड जो इन्फेक्शियस वुंड होते हैं, इनको हील करने के लिए हम यूसॉल को यूज करते हैं। आपको ड्रेसिंग ना देकर वुंड हीलिंग भी दिया जा सकता था, या फिर ज़ीरोमोनास इन्फेक्शन या फिर वुंड विद द ज़ीरोमोनास भी दे सकते थे। ठीक है, सो यूसॉल इज यूज्ड फॉर द वुंड हीलिंग, स्पेशली फॉर द ज़ीरोमोनास इन्फेक्शंस, यूज्ड फॉर द ड्रेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। Okay, next question. Important advice for a patient taking steroid therapy.
ठीक है, स्टेरॉइड थेरेपी यानी कि क्या है ये, एंटी इंफ्लामेटरी। अपना प्रेडनिसोलोन, सैलब्यूटामॉल, ठीक है, एल्ब्यूट्रॉल, ये सब कुछ क्या है, ये सारे ही हमारे स्टेरॉइड थेरेपी है। ठीक है, हम ये क्यों देते, अगर आप किसी पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो आप क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस एज अ नर्सिंग ऑफिसर देंगे, टू हैव इनफ फ्लूइड्स, नॉट टू स्टॉप थेरेपी सडनली, टू टेक अ बैलेंस डाइट एंड नॉट टू स्मोक। सी, टू हैव इनफ फ्लूइड्स ये हम देते हैं इन पेशेंट्स ऑन लिथियम। जो पेशेंट लिथियम पे होते हैं ना उनको हम कहते हैं कि टू हैव इनफ फ्लूइड्स। लिथियम क्या है, यस, बीपीएडी के पेशेंट्स को देते हैं हम लोग। सो इनफ फ्लूइड्स नहीं बताएंगे। नॉट टू स्टॉप थेरेपी सडनली, आप एकदम से स्टेरॉइड्स को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, टू टेक अ बैलेंस डाइट जरूरत नहीं है, नॉट टू स्मोक जरूरत नहीं है। यस, कभी भी अगर स्टेरॉइड को स्टॉप करना है तो उसे हमेशा ही हमें टैपर ऑफ करके स्टॉप करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैडम क्यों हमें स्टॉप करना है तो टैपर करके स्टॉप करना है। ठीक है, सी, स्टेरॉइड के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, इसमें एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, और एक होता है इम्यूनोसप्रेशन। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं स्टेरॉइड वाले पेशेंट्स को, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये था कि क्यों सडनली स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज लीड टू एडिसन क्राइसिस। अगर एडिसन क्राइसिस हो गया तो पेशेंट को सडनली क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, देयर कैन बी हाइपोवोलेमिया, देयर कैन बी हाइपोनेट्रेमिया। इसीलिए स्टेरॉइड्स कभी भी हमें सडनली स्टॉप नहीं करता है, नहीं करना है, बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर, नॉट टू स्टॉप थेरेपी सडनली, दिस विल बी अवर एडवाइस। Okay. Next question. Which test is typically used to detect genetic disorders during 10th week of gestation? ठीक है, 10th week of gestation पे हम ऐसा कौन सा टेस्ट करते हैं जिससे कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस करेंगे, कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग करेंगे, रैपिड प्लाज्मा रीजिन करेंगे, या फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्यों क्यों किया जाता है प्रेगनेंसी में, फॉर फीटल वेलबींग के लिए। ठीक है, फॉर प्लेसेंटा लोकेशन के लिए, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम यूजुअली जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, देन रैपिड प्लाज्मा रीजन, ठीक है, ये एंजाइम है जो कि सी फाइलिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट सी फाइलिस। ठीक है, ये एक ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कंडीशन है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम रैपिड प्लाज्मा रीजन नाम की जो एंजाइम है वो एक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, देन कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग, ठीक है, यस, ये हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट जेनेटिक प्रॉब्लम। हम एमनियोसेंटेसिस से भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये हम कब करते हैं, 14 टू 16th वीक ऑफ जेस्टेशन के बीच में, और कोरियोनिक विलाय कब करते हैं, एट 10th वीक ऑफ जेस्टेशन के बीच में। ठीक है, सो कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।